नमस्कार दोस्तों, मैं भारतीय दार्शनिक मंच के कार्यक्रम चिंतन और संवाद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सामान्यतः इस कार्यक्रम में हम लोग एक विषय का निर्धारण करते हैं और उस विषय पर चिंतन और संवाद करते हैं, किंतु आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। वो मेहमान कम हमारे बड़े भाई ज़्यादा हैं और आज हम उनके अनुभव को सीखेंगे कि किस तरह से दर्शन शास्त्र का जो एक विषय है उसका हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उससे कैसे हम तमाम तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं, कैसे हम दर्शन शास्त्र विषय में शोध कार्य के द्वारा शोध कार्य कर कर उसकी समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह विगत एक दशक से ज्यादा समय तक दिल्ली में आईएसपीसीएस के लिए और विभिन्न राज्य की जो प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए दर्शन शास्त्र विषय के साथ साथ अन्य विषयों में भी सामान्य ज्ञान के लिए भी बच्चों को मार्गदर्शन करते रहे। साथ ही वो इस समय मगध विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर शैलेंद्र के बारे में मैं क्या कहूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो हम लोगों के साथ हैं। आप उनको सुनकर उनके व्यक्तित्व के बारे में जान जाएंगे। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सतीश जी, इतने सुंदर शब्दों में आपने हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप से और भारतीय दार्शनिक मंच का आभारी हूँ। वस्तुतः यह बहुत सुखद क्षण है कि आप हमारे अल्मा मैटर लखनऊ विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के छात्र रहे, जहाँ से मैंने भी अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो आपको दर्शन के जगत में ये एक ताजी हवा के रूप में मैं देखता हूँ भारतीय दार्शनिक मंच को, कि आपने एक नए कार्य का सूत्रपात किया है और निश्चित रूप से यह दर्शन के लिए एक बड़ा योगदान साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का, सभी अग्रज, सभी अनुज को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक व्यक्ति के जीवन में आजकल जिस समय हम जिस तरह का जीवन प्रणाली के साथ हम जी रहे हैं, उस समय में दर्शन शास्त्र एक विषय के रूप में किस तरह की भूमिका अदा कर सकता है, कैसे एक व्यक्ति के जीवन में अपना योगदान दे सकता है? आपका प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके उत्तर देने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से मेरे जो भी विचार आएंगे वो मेरी स्वानुभूति आधारित है, और अगर किसी को उससे कोई कष्ट या पीड़ा पहुंचे तो मैं अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी रहूंगा। दर्शन को लेकर मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव रहा वो मैं कह सकता हूं कि शायद इसका जो नाम रखा गया कि इस मदर ऑफ ऑल साइंसेज, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्रोनोलॉजिकल दृष्टि से जब हम फिलॉसफी को देखते हैं ग्रीक युग में, तो जब से ज्ञान विज्ञान की धारा पाश्चात्य जगत में प्रारंभ हुई, वहां से फिलॉसफी उसके आधारशिला बनती है। और जब हम दर्शन के रूप में देखते हैं वैदिक वांग्मय के महान युग को, तो ज्ञात होता है कि सभ्यता के प्रारंभ से ही पूरे विश्व मानवता को जीवन जीने की कला का योगदान अगर किसी ज्ञान के माध्यम से हुआ तो वो दर्शन शास्त्र है। आप मेरी एक छोटी सी परिकल्पना है किसी भी विषय को पढ़ने और व्यक्ति के निर्माण में। मैं ये व्यक्तिगत रूप से हाइपोथेसिस डिस्कस करता हूँ अपने आप से और कभी अपने मित्रों से, कि एक व्यक्ति जब लॉ पढ़ता है, एक व्यक्ति जब मैथमेटिक्स पढ़ता है,
तो आने वाले दिनों में समाज में हम उसके योगदान को, उसके व्यक्तित्व को समेकित करके देखते हैं। जब किसी लॉयर से हम मिलते हैं तो कहते हैं कि आप वकील साहब हैं और आपके पूरे व्यक्तित्व पर आपके वकालत की छाप है, आप कानूनी विधियों के जानकार हैं, कानूनी भाषा में बातचीत करते हैं, कानूनी ढंग से सोचते हैं। एक गणितज्ञ जीवन भर गणित की पहचान से जाना जाता है। लेकिन आप ये सोचें कि आज की या मनुष्य ने जब से प्रारंभ से सभ्यता के सोपान क्रम में अपना पहला पद स्थापित किया होगा, तब से लेकर व्यक्ति निर्माण की जिस विज्ञान को पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है, क्या उसका नाम दर्शन शास्त्र नहीं है? क्या हम अपने जीवन के किसी भी क्षण में दर्शन के बिना जीते हैं? मैं डेकार्ट को बहुत क्रांतिकारी दार्शनिक मानता हूं। जब मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पहली बार उनकी पुस्तकों की छाया प्रति मेथड्स को पढ़ा था, तो मैं झूम गया था उनके एक सेंटेंस से, कॉजिटो एर्गो सम, कि मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। दुनिया में ऐसा कौन होगा जो सोचता नहीं, और सोचता है तो उसका अस्तित्व है, तो फिर दर्शन, ये कहना ही अजीब होगा कि हम उसका प्रभाव कब आकलन करते हैं। हाँ, ये जरूर है, एक तकनीकी विषय के रूप में जैसे अन्य सभी विषयों का आगे चलकर विकास हुआ, उनके अलग अलग आयाम उभरे, उनकी उपयोगिता बढ़ी, उनके बीच में कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र थोड़ा मध्यम पड़ता नजर आता है। ये विडंबना है, विषय की नहीं, हमारी पढ़ने वालों की, समझने वालों की। तो मेरे ख्याल से दर्शन के बिना सब कुछ अधूरा है, और दर्शन है तो हम जिंदा हैं, और हम सोचते हैं तो ही हम जिंदा हैं। मैं तो यही कहूँगा। इसलिए दर्शन से आप अलग नहीं हैं, कोई अलग नहीं। डॉक्टर सिंह, दरअसल आप, चूंकि आपका अनुभव दोनों क्षेत्रों में है, आपने एक दशक से ज्यादा समय तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को मार्गदर्शन किया है बच्चों का, और आपने शोध कार्य और अकादमीय क्षेत्र में भी बहुत ही सारगर्भित और गंभीर कार्य किया है। तो मेरा पहला प्रश्न अकादमीय क्षेत्र से संबंधित है कि दर्शन के क्षेत्र में, जैसे कि यह बात तो हम केवल दर्शन विषय के साथ नहीं कह सकते हैं, हर विषय के साथ है कि जो शोध के स्तर है उसमें गिरावट आई है। पहले की अपेक्षाकृत हमारे पास संसाधन बढ़े हैं, हमारे पास रिसोर्स बढ़े हैं, उस तक रीच बढ़ी है और सहजता हुई है साधनों तक पहुंचने की, लेकिन शोध के स्तर में गिरावट हुई। तो आप इसका क्या कारण मानते हैं, और साथ ही साथ आप दर्शन विषय के क्षेत्र में किस तरह के शोध कार्यों को किए जाने की आवश्यकता है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जहां तक आप गिरावट की बात कर रहे हैं, ये बड़ा एक कॉमन फ्रेज की तरह यूज किया जाता रहा है। सब लोग रोना रोते हैं कि गिरावट है, मैं इसको रोना रोते ही कहूंगा। आप इसको दो ढंग से देखें। आपने कहा कि संसाधनों तक पहुंच बढ़ी। पहले के अकादमिक कार्य, शोध के कार्य, नो डाउट बहुत एक सेमिनल वर्क रहे हैं, एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में रहे। लेकिन आप ये देखें कि उच्च शिक्षा या शोध तक पहुंच बहुत कम लोगों की थी। तो दो चीजें हैं इसका आकलन, मतलब मैं एक इसको स्लीपिंग स्टेटमेंट के रूप में कहने में थोड़ा गुरेज करूंगा। चूंकि दर्शन का विद्यार्थी हूं तो मुझे थोड़ा सा अपने शब्दों को कहने और लिखने दोनों में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मैं सोचता हूं सबको ऐसा करना चाहिए कि मात्रात्मक स्थिति जब बढ़ जाती है तो गुणात्मकता के नियंत्रण की संभावनाएं थोड़ी सी कम होती है। लेकिन मैं आपका ही आपको उदाहरण दे सकता हूं कि आपने शोध कार्य किया, या आपके जैसे बहुतेरे हमारे नौजवान साथी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से शोध कार्य करके कहीं अध्यापन कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो मैं तो उसको देखता हूं कि ठीक है, गिरावट का एक अपना अलग पहलू है, लेकिन बहुत तरीके के नए कार्य हैं। सवाल यह है कि नए कार्यों को क्या मान्यता भी मिल रही है? आपके पास कितने ऐसे मंच हैं जो नवअंकुरों को पोषित करने के लिए उचित मात्रा में प्रोत्साहन का खाद, और मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, वो प्रोत्साहन कैसे मिल रहा है?
तो मैं इसको इस ढंग से देखता हूं कि रिसर्च में जो गिरावट का जो पहलू दर्ज किया जा रहा है, जरा उससे आगे बढ़ करके हम जरा सा रिसर्च के साथ देखें कि हमारी जो व्यवस्था है, जो स्ट्रक्चर है रिसर्च को पोषित करने वाली, उसने कैसे संवाद स्थापित किया। अब मैं यहाँ पे आपको बिंदुवार बता सकता हूँ कि देखिए कि रिसर्च के जो पश्चिम में जो मॉडल आए, जो 20वीं सदी के अर्ध दशक से जो धारा आगे बढ़ी और वो पूरी दुनिया में छाने लगी, तो उन लोगों ने स्टेम पे फोकस किया था, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट। तो ह्यूमैनिटीज को डिप्राइव किया गया, जो पश्चिम को आदर्श मान करके पूरी दुनिया, आप विश्वास करें या न करें, हर कोई पश्चिम के ही मॉडल पर चल रहा है, कम हो या ज्यादा। आप अपने सभ्यता की, अपने संस्कृति की रक्षा की वकालत जोरदार शब्दों में करते हैं, लेकिन एक मजबूरी हम कह लें, हम तो इंडिस्पेंसिबल मानते हैं, अपरिहार्य हो गया है कि सारी व्यवस्थाएं उसी के ढंग से चल रही है। हमारा देश भी कोई अछूता नहीं है, औपनिवेशिक मानसिकता हमारे कण कण में, हर व्यवस्था में समाई हुई है। धीरे धीरे हम छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटीज तो वहीं से डिप्राइव हो गई। ये बात मैं यहाँ के नहीं, मैं ये जो टिप्पणी कर रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, जिस पाश्चात्य दर्शन, चाहे वो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी हो, चाहे आपके जो अमेरिकन फिलॉसफी हो या लैटिन अमेरिकन फिलॉसफी हो, हर सेंस में ये चीज लागू होती है। दूसरी चीज, जब ह्यूमैनिटीज के ऊपर फोकस कम हो जाता है तो फिर रिसर्च की गुणवत्ता, जैसे रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? फंड। आप रिसर्च में, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी इनरोल्ड होते हैं रिसर्च के लिए, बहुत कम लोग हैं जिनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, या कोई इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, जैसे आईसीपीआर ने उनको एक फेलोशिप दे दिया, वो भी एक ऐसा अमाउंट नहीं होता है कि जिसके साथ वो बहुत आसानी से रिसर्च कर सके। इस देश की जनसंख्या जितनी बड़ी है, रिसर्च स्कॉलर की संख्या जितनी ज्यादा है, तो ऐसे में गुणवत्ता के लिए सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसको दोषी मत समझिए। व्यवस्था के स्तर पर जाकर के सांस्थानिक फेरबदल की जब तक संभावनाएं नहीं तलाशी जाएंगी, रिसर्च की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। एक इसमें एक बिंदु और हम आपको जोड़ दें कि जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई, उसमें रिसर्च को प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो पहली बार ह्यूमैनिटीज के लिए इस देश में थोड़ी सी चिंता व्यक्त की। तो ये सुधार तभी संभव होगा जब विश्वविद्यालयों को एकीकृत किया जाए पाठ्यक्रम के द्वारा, उनके प्रॉब्लम्स के द्वारा, जब उनके लिए जो मॉनिटरिंग की पॉलिसी है वो हर लेवल पे प्रोत्साहन वाली हो, दंडात्मक नहीं होना चाहिए। आप ज्ञान उत्पन्न करना चाहते हैं, आप डंडे के जोर से आप रिसर्च पेपर नहीं लिखवा सकते, या कंपलसरी लेवल पे कुछ प्रमोशन पाने के लिए हम कुछ पेपर लिखते हैं, कुछ किताबें लिखते हैं। ज्ञान तो स्वतंत्र है, इसको स्वतंत्रता का वातावरण दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में रिसर्च की अपार संभावना है। एक से एक ओरिजिनल थिंकर पड़े हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको ऊपर नहीं लाया जा रहा। तो इसके लिए सांस्थानिक स्तर पे कुछ सुधारों की आवश्यकता है। जैसे आप देखें कि भारतीय भाषाओं के अनुवाद के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान की इस बार स्थापना की गई नई शिक्षा नीति के तहत, तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। हमारे जो आईसीपीआर का रोल है, उसको क्षेत्रीकरण, उसको डिसेंट्रलाइज होना पड़ेगा। उसको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कुछ अच्छे विश्वविद्यालय जो काम कर रहे हैं, उनको भी आगे बढ़कर बाकी विश्वविद्यालयों को पर्टिकुलर विषय के रूप में मैं दर्शन शास्त्र को कह सकता हूँ कि मेंटोर की भूमिका निभानी पड़ेगी। जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो हमारे यंग रिसर्चर हैं, उनको प्रमोट करना होगा, उनको बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व करना होगा। और सबसे अंतिम बात मैं देखिए कहना चाहता हूँ कि दर्शन शास्त्र के सिलेबस को रिवाइज करना। कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ दें तो आप जरा सा सिलेबस देखें, तो अभी हम सिर्फ हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी पढ़ाते हैं, क्या वो काफी है? आप अगर प्रासंगिकता की बात करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन करंट एज की नहीं रखेंगे तो आप फिलोसोफाइज क्या करेंगे? प्लेटो ने जो कह दिया या वैदिक वांग्मय में जो कह दिया गया, योग के बारे में कुछ कह दिया पतंजलि महर्षि ने, लेकिन आज के संदर्भ में उसकी समीचीनता की जानकारी के लिए क्या हमारा पाठ्यक्रम उपयोगी है? दर्शन शास्त्र में इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की कितनी बड़ी आवश्यकता है। देखिए सारे आईआईटीज में जो रिसर्च हो रहे हैं, वहां पे
कोई बंधन नहीं है कि आप फिलोसफी से पीजी हैं तभी आपको ह्यूमैनिटीज में, वहां ह्यूमैनिटीज शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री मिला करके आप पढ़िए और कुछ नया खोजने की कोशिश करिए। तो आप समझें इस चीज को, इस संदर्भ में मुझे लगता है जब भारतीय शब्द दर्शन की व्याख्या होती है ना, तो वो शोध के बहुत नजदीक है, कि ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैं एक छोटे से शब्द में मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज फिलोसफी, तो मैं यही कहता हूं, इट्स अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, एक चीज, और इट्स अ मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ रियलाइजेशन। और जब तक इन दोनों चीजों का समन्वय नहीं होगा तब तक शोध की जो ये शिकायतें हैं मानविकी से, खासतौर से दर्शन शास्त्र से, ये लोगों को बनी रहेगी। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि इस विषय में इतनी संभावना है, इतनी संभावना है। आज आपको लगता है कि ये विषय आपके यहाँ समीचीन नहीं है, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके देखें, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर निक बोस्ट्रम है, स्वीडन के फिलोसोफर है। आज दुनिया की कोई साइंस की मैगजीन नहीं है जो उनके पोस्ट ह्यूमैनिटी के रिसर्च को कोट नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं उनको पहचान भी है और उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, हमें उसको अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर सिंह, आपने बहुत ही बेबाकी के साथ और यथार्थ परक विश्लेषण किया है। इसमें बिल्कुल भी आदर्शवाद नहीं है। जो समस्या है, उस दुखती जो नस है, उस पर आपने उंगली रखी है। बिल्कुल सही और यथार्थ परक बात आपने कही। अब डॉक्टर सिंह, अब मैं अपने जो विद्यार्थी दर्शन शास्त्र विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं, विभिन्न राज्यों में होने वाली प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे ISPCS की जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होती है वो प्रतियोगी परीक्षा, उसमें दर्शन शास्त्र विषय एक कुछ समय पहले पर बहुत प्रभावशाली था। विगत 2, 3, 4 साल, 5 सालों में इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। तो आप का चूंकि इसमें बहुत ही लंबा अनुभव रहा है, तो आप विद्यार्थियों के लिए, ये विद्यार्थियों की दृष्टि से बताएं कि यह विषय कैसे उनके लिए सार्थक हो सकता है और वो क्या कारण हुए जिससे ये जो परिवर्तन हुआ, विद्यार्थी खुद को दर्शन शास्त्र विषय के साथ ढाल नहीं पाए। देखिए, ये बड़ा आपने अच्छा प्रश्न किया है, और मैं कहूँ तो मेरे जीवन के 2 दशक पहले एक परीक्षार्थी के रूप में और फिर एक शिक्षक के रूप में बीते हैं इस विषय के साथ। और मैंने इस विषय से जो सफलता का पैमाना कहते हैं, तो इस विषय से मैंने 5 बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी की जो आप बात अगर करना चाहें, तो इस विषय को आप ध्यान में रखें कि अगर इसको कोई ठीक से इसके डिसिप्लिन को फॉलो करता है तो ये विषय उसको निराश नहीं करता है। सिविल सेवा में जब से हिंदी माध्यम, मतलब रीजनल लैंग्वेज में हिंदी माध्यम में विद्यार्थियों को लिखने का मौका, पहले सिर्फ इंग्लिश में आंसर लिखे जाते थे, तो उसके बाद से दर्शन का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ। और किसी जमाने में इसका केंद्र बना इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और 2010 तक मैं कह सकता हूं कि विभिन्न हॉस्टल से थोक के भाव में विद्यार्थी पास करते थे एग्जामिनेशन, और एक विषय उनका, 2 विषय होते थे ऑप्शनल, तो एक फिलोसफी होती। बहुत सारे ऐसे सिविल सेवा के टॉपर्स रहे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। तो फिलॉसफी की जो संभावना है वो आज भी कहीं कम नहीं हुई है। दिक्कत ये है कि फिलॉसफी 2009 के बाद यूपीएससी के सिलेबस में एक चेंज हुआ, और उस चेंज में हुआ कि फिलॉसफी में जो 2 पेपर होते हैं, पहला हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी है, इंडियन एंड वेस्टर्न, और सेकेंड पेपर है सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। ये 4 घटक से फिलॉसफी वहाँ पूछी जाती है। तो 2009 से जो चेंज हुए उसमें फिलॉसफी को क्वेश्चन जो पूछे गए वो थोड़े से एडवांस लेवल के, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस या रियल फिलॉसफी के क्वेश्चन पूछे गए, जब वो कंपैरिजन करते हैं
एरिस्टोटल के कॉजेशन थियरी को सांख्य के कारणतावाद से। हालांकि तकनीकी दृष्टि से इस पे आपत्ति भी जताई जा सकती है कि दोनों दो परिस्थितियों के विचार तरीके तकनीकी सवाल पूछे जाने लगे कंपैरिजन करके। तो विद्यार्थी अगर ठीक से नहीं उन्होंने अध्ययन किया है, सिर्फ गाइड बुक और कोचिंग के नोट्स पढ़े हुए हैं, तो उनको दिक्कत आने लगी, क्योंकि वहां पे फिलॉसफी एज ए सब्जेक्ट टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज का महत्व बढ़ गया। आप समझिए, तो अब जो फिलॉसफी को जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं, मैं उनको बड़े सधे शब्दों, मेरे ख्याल से आपका प्रश्न यही है कि कैसे अगर उनको ऑप्टिमम लेवल बढ़ाया जाए, कैसे विषय को वो चयन करते हैं अगर सिविल सेवा के लिए। तो जब आप अपने ग्रेजुएशन में एनरोल्ड होते हैं, उसी के साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट को, सिविल सेवा के सिलेबस को अपने सामने रखकर और उस ढंग से सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लिखना सीखिए। देखिए, इम्तहान जब आप पास करते हैं तो आपके ओरल नॉलेज पे, प्रेजेंटेशन पे वो चीजें नहीं होती हैं, वो राइटिंग स्किल पे जज की जाती है। और मेरे ख्याल से जितनी प्रिसाइज राइटिंग आप करने लगते हैं, जितनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप सब्जेक्ट को समझते हैं, उतना बेहतर आप कंपैरिजन कर पाते हैं, उतना बेहतर आप विषय की समझ रख पाते हैं। पहली चीज, आप अपने यूनिवर्सिटीज के डेज को क्लासेस बंक करके या सोचते हैं कुछ कोचिंग करके, कुछ गाइड सहारा लेके, कि तो उससे भी नुकसान हुआ है। अगर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ग्रेजुएशन से विद्यार्थी ने ठीक से पढ़ाई करी, पीजी तक जाता है, तो उसका स्तर इतना बढ़िया हो जाता है। यकीन मानिए, जब मैंने अपना पहला मेंस लिखा था, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं पढ़ के गया था, मुझे अब तक का सर्वाधिक नंबर मिला था सेकंड पेपर में। और मेरे पास वो डायरी रखी है जो हमारी एक शिक्षिका प्रतिभा मैडम थी, जो उन्होंने एनालिटिकल फिलोसफी के जो संयोग से सिलेबस का बहुत हिस्सा कवर। एंड यू ओरिएंटेशन थोड़ा सा ऐसा रहे विद्यार्थियों के हित में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकादमिक हित में ये कहीं से कोई कंपल्सन है, तो थोड़ा सा अगर ओरिएंटेशन एक बार सिलेबस को देख करके थोड़ा सा रखें, तो क्लासेस उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए बड़ी लाभकारी होगी और विषय की भी प्रासंगिकता बनी रहेगी जॉब के सेंस में। तीसरा एक काम कर सकते हैं कि फिलॉसफी को ले करके सिविल सेवा में जनरल स्टडीज में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ 2013 के बाद से, जब जीएस के पेपर में एक पूरा पेपर 250 नंबर एथिक्स का रखा। और आप यकीन माने कि इसने फिलॉसफी की महत्ता को कई गुना साबित कर दिया। पहले भी ऐसे के पेपर में जिसका फिलॉसफी ऑप्शनल होता था, वो बेहतर ऐसे लिखता था। जैसे हम लोगों को 5-6 ऐसे के विकल्प मिलते थे, तो फिलोसॉफिकल ऐसे, मुझे भी याद है मैंने हमेशा ऐसे इसका चुनाव किया जो फिलोसॉफिकल होते थे। तो स्वाभाविक रूप से अंक मिलते हैं, स्वाभाविक रूप से कलम चलती है। तो जब इथिक्स का पेपर शामिल हो गया है, तो विद्यार्थियों को फिलॉसफी लेने का डबल एज फायदा है। उनको अलग से नहीं पढ़ना, बस ये है कि उसको कंटेम्प्रेरी ढंग से पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यूनिवर्सिटीज में, मैं सभी जगह की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भी अनुभव प्रत्येक विश्वविद्यालय का तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ कि रीजनल यूनिवर्सिटीज में कहीं भी केस स्टडीज फिलोसफी में नहीं पढ़ाई जाती। बहुत कम जगह पे हम लोग अपने पढ़ाने में ओरिजिनल टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, बच्चों को पेपर दें पढ़ने के लिए, लेटेस्ट पब्लिकेशन। बहुत जगह तो जर्नल्स भी जो लेटेस्ट हैं वो नहीं मंगाए जाते हैं। तो इन सब चीजों पे अगर थोड़ा सा देखिए, ये टू वे है। अकादमिक जगत से जुड़े लोग दर्शन को प्रासंगिक बनाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करें, नया पढ़ें, अपने विद्यार्थियों को नया पढ़ने को दें, और थोड़ा सा जमाने के साथ उसको जुड़ने की कोशिश करें। जैसे केस स्टडीज के क्षेत्र में मैं देखता हूं, जब आप अभी मैं, अगर आप ऐसा जानना चाहें कि फिलॉसफी के अदर अनुप्रयोग, अगर आप कुछ ऐसा जानना चाहें, तो मैं आपको बताऊं कि आज किन किन जगहों पे, आज हॉलीवुड में मूवीज बनाने के लिए निर्माता फिलोसोफर्स को हायर करते हैं। मैं एक ऐसे फिलोसोफर को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो सेवाएं दे रही हैं फिल्म के लिए, उनको रॉयल्टी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, जो डायलॉग क्रिएशन में वो फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट को वहां पे रख रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए कि केस स्टडीज को शामिल करने से इथिक्स सब्जेक्ट को पूरा
बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप आचरण के बारे में पढ़ाते हैं तो केस स्टडीज के ढंग से, हाइपोथेसिस के ढंग से आपको पढ़ाए, और ये कोई नई बात नहीं है। आप अपने क्लासेज याद करें, पहले से भी हमारे जो जैसे कांट भी केस स्टडीज देते हैं, जब वो अपने प्रिंसिपल्स को समझाते हैं, मैक्सिम्स को, तो आप देखें केस स्टडी के माध्यम से रखते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रासंगिकता कर्म से तय होती है, कोई चीज फ्री में नहीं मिलने वाली है। नियतिवाद पे आप भरोसा न करें, भाग्य चमत्कार नहीं करने वाला है दर्शन शास्त्र के साथ। इससे जुड़े हुए लोग सोच को स्वतंत्र करके, उत्साह के साथ, निराशा से मुक्त होकर आज से सोचना शुरू करें, तो आज ही से आपको इस विषय की नवीनता और रोचकता का अंदाजा आपको लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे विद्यार्थियों के लिए चीज़ों को स्पष्ट किया है, और जो किस तरह से उनका जो ग्रेजुएशन के दौरान, पीजी के दौरान जो वो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अपने पढ़ाई के समय चीज़ें जीवन व्यतीत करते हैं और सीखते हैं, उस दौरान उनको कैसे सीखना है, और उसके बाद उनको अपने जीवन में चीज़ों को किस रूप में करना है, कौन सी चीज़ें संस्थागत रूप से होनी है जिसमें विद्यार्थियों का योगदान तो नहीं रहेगा, लेकिन उसका उनका भी योगदान हो सकता है। जैसे छात्र संघ संगठन हैं, वो इस तरीके की मांग उठा सकते हैं अपने महाविद्यालयों में कि इस तरीके के करिकुलम को उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आपने बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया हमारे विद्यार्थियों के लिए जो इस मंच से जुड़े हुए हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है और अधिकार के साथ मैं आपसे, जब भी हमें विद्यार्थियों को लिए आपके सहयोग की, आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी, तो हम आपसे करबद्ध अनुरोध करते हैं कि आप हमारे लिए उपलब्ध होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, अधिकारता के साथ मैं आपको बुला लेता हूं और आप आएंगे, जैसे आज आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस YouTube चैनल को बहुत बहुत शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं। जो भारतीय दार्शनिक मंच का उद्देश्य है कि हम दर्शन विषय को लेकर तैयारी कर रहे बच्चों को मदद कर सकें, ये उसमें मदद करेगा, और हमारे उद्देश्य की पूर्ति में आप लोग हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद।